हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है आज से साइंस के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है, विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उसको करवाने से पहले मैं आपको चाहती हूँ कि आपको मैटर टर्म क्लियर हो, ठीक है। और मैटर टर्म तभी क्लियर होगी जब आपको केमिस्ट्री पता होगी कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नहीं समझ आया? मतलब हम साइंस में पढ़ते क्या हैं, हम साइंस में सिर्फ मैटर पढ़ते हैं, ठीक है। मैटर पढ़ेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मैटर किस चीज़ से बना है, ठीक है। बस वही चीज़ें पढ़ते हैं हम सिर्फ केमिस्ट्री में, ठीक है। अब बात आती है कि मैटर पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, तो मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? तो आप अभी अपने रूम में बैठे हो, राइट? रूम में हो, आपको क्या दिख रहा है? रूम में बेड है, टेबल है, चेयर है, बहुत कुछ है जो आपको दिख रहा है। आप डेली जिस भी चीज़, आपकी डेली लाइफ टाइम में जो भी चीज़ यूज़ होती है वो सब मैटर है। आप जो पेन यूज़ कर रहे हो, जो कपड़े पहन रहे हो, यहाँ तक कि जो खाना खा रहे हो वो भी मैटर है। सीधी सी बात है, जो चीज़ आपको दिख रही है वो किसी न किसी चीज़ की बनी है, ठीक है। जैसे कि टेबल ले लो, टेबल किसका बना है? वुड का बना है। वुड भी किसी चीज़ से बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलके एक बड़ी वुड बनी होगी, राइट। मतलब कि उसका अपना मास होता है। सेकंड थिंग, उस अब किसी भी चीज़ का अगर मास होगा तो वो कोई स्पेस भी तो घेरेगी। अब आपके रूम में टेबल है, तो टेबल ऐसे तो है नहीं कि वो फोल्डेड रखा है कहीं। अगर वो फोल्डेड भी रखा है तो जितना फोल्ड करके उसका स्पेस बन रहा है, उतना वॉल्यूम बन रहा है, उतना ही स्पेस वो आपके रूम में लेगा। आपका जो बेड है, बेड जितने साइज़ का है उतना ही साइज़ आपके रूम का वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैटर भी यही होता है। एक्चुअली मैटर हर एक वो चीज़ है जिसका अपना मास होता है और वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का मास है तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो मास है, क्लियर। अब बात करते हैं यूनिवर्स की पहले। तो हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो सारा मैटर से बना है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ये सब जो भी चीज़ है, आपको जो भी चीज़ दिख रही है वो सब क्या है? वो सब मैटर है। बस ये बात दिमाग में डाल लो कि आपको जो भी चीज़ दिख रही है वो सब क्या है? वो सब मैटर है। अब ऐसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने अभी बोला चेयर टेबल मैटर है। तो आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्या एयर भी मैटर है? जो हम एयर ब्रीथ करते हैं क्या वो भी मैटर है? तो इसका राइट आंसर है येस। सपोज़ करो कि एयर, आप बोलोगे कि एयर तो हमें दिख नहीं रही, लेकिन एयर, अगर मान लो एयर का कोई कलर होता, सपोज़ कि एयर का ग्रीन कलर होता, तो आपको वो हर जगह दिखती। मतलब एयर स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है। अगर कोई भी चीज़ स्पेस लेती है तो उसका मास होता है, वो किसी ना किसी चीज़ की बनी होती है, राइट। सो एयर भी मैटर है। सेकंड, आप जो खाना खाते हो, खाना वो भी मैटर है। पेन, बुक, वाटर, एनिमल्स, चेयर, टेबल, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपके आसपास कहाँ कहाँ मैटर है, या सराउंडिंग में जो मैटर है हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको एक बात बोली कि आपका जो यूनिवर्स है वो ही मैटर का बना है। मतलब सराउंडिंग में हर वो चीज़ जो आपको दिख रही है, जिससे आप रिलेट करते हो, डेली लाइफ में जो चीज़ आप यूज़ करते हो, वो सब क्या है? वो मैटर है। जैसे कि मैंने पिक्चराइज्ड भी शो किया है। फर्स्ट में इनहेल एंड एक्सहेल जो हम एयर करते हैं वो भी मैटर है। जो हम फूड खाते हैं वो भी मैटर है। माउंटेन्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स, प्लांट्स, ट्रीज़, एनिमल्स, ये सब क्या है? ये सब मैटर है, ठीक है। क्योंकि
क्यों मैटर है? क्योंकि ये सब किसी ना किसी चीज़ से बने हैं, इनका अपना मास है और ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम है। और जिसका भी मास और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? यस, दैट इज़ मैटर. So everything is matter, and in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस नहीं हैं इसमें, ठीक है. जस्ट इंट्रोडक्शन है ये आपके लिए फर्स्ट टाइम कि मैटर में आता क्या क्या है, क्या क्या स्टडी होता है, क्या क्या स्टेट्स होती हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर सेम वही लाइन लिखी है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड मैटर. सो यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ, यूनिवर्स किसका बना है? मैटर का बना है. यस, ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मैम, राइट. तो अब देखो, जब भी हम साइंस में आते हैं और स्पेशली जब केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो एक्सेप्शंस तो होती ही हैं, ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स मैटर का बना है, लेकिन यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं होती, ठीक है. कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला है फोटोन्स. फोटोन्स क्या होता है? फोटोन्स एक्चुअली लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. तो लाइट जो है, जो लाइट है या जो हीट है, एनर्जी है, वेव्स हैं, ये सब मैटर नहीं होता, ठीक है. दूसरी चीज़ सेंसेस. सेंसेस मतलब कि जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो, जो भी फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स मैटर नहीं होता. जो आप सोच रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भरा पड़ा है, कुछ दिमाग में है, तो क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दिमाग का? नहीं, वो तो एक जस्ट सडन थॉट होता है, ठीक है. तो थॉट्स भी क्या है? मैटर नहीं है. तीसरा, लव, हेट. किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप खुश हो गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप दुखी हो गए, तो ये चीज़ें मैटर नहीं होती. और हाँ, ये चीज़ें लाइफ में भी मैटर नहीं करती, ठीक है. सो अब हमने क्या देखा कि एवरीथिंग अराउंड अस या फिर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वो किसका बना है? मैटर का बना है, ठीक है. लेकिन मैटर भी किसी चीज़ का बना है. किस चीज़ का बना है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स का बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके मैटर बना है, ठीक है. और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. नहीं आया समझ क्या बोल रही हूँ? तो आपने कभी वाटर में शुगर ऐड करी है? ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. तो सपोज़ करो कि मेरे पास बाउल है जिसमें शुगर है और मेरे पास वाटर इन ग्लास है, ठीक है. और उसका लेवल है 7 सेंटीमीटर, वाटर 7 सेंटीमीटर तक है. तो जब मैंने शुगर ऐड करी और उसको मिक्स किया अच्छे से, तो मैं क्या देख रही हूँ कि वाटर का लेवल तो चेंज ही नहीं हुआ. पहले भी 7 था, अब भी 7 है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वाटर पार्टिकल्स थे ना, उनके बीच में कुछ स्पेसेस थे और उन स्पेसेस में शुगर के पार्टिकल्स चले गए. तभी तो पानी में शुगर दिखते भी नहीं है. हम मिक्स क्यों बोलते हैं कि मिक्स हो गई, मतलब अब शुगर पार्टिकल नहीं दिख रहे. तो शुगर पार्टिकल कहाँ चले गए? वो वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस के बीच में चले गए, ठीक है. तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जहाँ पर शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स जाते हैं. इस वजह से वाटर लेवल राइज नहीं होता, मीन्स द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, ठीक है. ये बात तो क्लियर है. और दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्टिकल्स हैं ना, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. एक्सपेरिमेंट से देखते हैं. तो ये जो है ना, ये KMnO4 है. KMnO4 पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, या आप पर्पल कलर की शुगर बोल दो, चलो, ठीक है. इट इज़ पोटेशियम पर मैग्नेट और ये पर्पल कलर का होता है. और सपोज़ कि मेरे पास 5 ग्लासेस ऑफ वाटर है. आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके सामने 5 ग्लासेस ऑफ वाटर हैं और KMnO4 है आपके पास, पर्पल कलर के शुगर, ठीक है. आपने क्या किया? 2 चम्मच 2 स्पून्स ऑफ KMnO4 ऐड कर दिए 100 ml वाटर में, ठीक है. सब में वाटर की लेवल फिक्स है, सब में 100 ml ही वाटर है, ठीक है.
आपने 2 स्पून ऐड कर दिए 100 ml वाटर में। तो अगर आप कोई कलर्ड चीज़, कोई कलर्ड सब्सटेंस किस वाटर में ऐड करते हो तो वाटर का कलर भी वैसा हो जाता है। सपोज़ कि आप इंक डाल रहे हो, ब्लू इंक डाल रहे हो तो पूरा वाटर ब्लू हो जाता है, राइट। तो वैसे ही KMnO4 डालने से जो फर्स्ट ग्लास है वो पूरा हो गया पर्पल। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरे में वो नहीं डाला KMnO4, मैंने दूसरे में जो मैंने फर्स्ट ग्लास में KMnO4 ऐड किया था उसी से ही 10 ml वाटर जिसमें KMnO4 है उसको सेकंड ग्लास में ऐड कर दिया। तो मैं क्या देख रही हूँ कि ये तो अभी भी पर्पल है, अभी भी पर्पल कलर शो हो रहा है। फिर मैंने नेक्स्ट में 10 ml डाल दिया, अभी भी पर्पल कलर शो हो रहा है। फिर मैंने नेक्स्ट में 10 ml डाल दिया उसका। तो मैं क्या देख रही हूँ कि हाँ, पहले वाली क्लास में तो पर्पल कलर बहुत डार्क था लेकिन अब लाइट होता जा रहा है, पर जो पर्पल कलर है वो दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं ना, जो पार्टिकल्स हैं KMnO4 के वो बहुत छोटे छोटे हैं और वो डिवाइड कर रहे हैं बार बार। डिवाइड करने से जो पूरा वाटर है वो पूरा वाटर ही क्या हो जा रहा है, पर्पल हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ KMnO4 विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा चलो मानते हैं कि किसी को ये वाली एक्टिविटी समझ नहीं आई, चलो ऐसा मानते हैं। तो डिटॉल तो सब ने देखा है, तो डिटॉल से कर लो जी। डिटॉल सपोज़ कि मेरे पास 4 बाउल्स हैं और उसमें पानी ऐड किया है मैंने, 100 ml वाटर है। अगर मैं डिटॉल डालती हूँ तो डिटॉल दिखेगा तो नहीं बिकॉज़ वो कलर नहीं देता, लेकिन मेरे को उसकी स्मेल तो आएगी, फ्रेगरेंस तो आएगी, ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट जो बाउल है उससे फ्रेगरेंस ऑफ डिटॉल आ रही है। मैंने उस फर्स्ट बीकर से सेकंड में ऐड कर दिया, थोड़ा सा 10 ml सेकंड बाउल में ऐड कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि सेकंड बाउल में भी अभी भी स्मेल आ रही है। उस सेकंड बाउल से 10 ml मैंने थर्ड बाउल में ऐड कर दिया, अब थर्ड बाउल में अभी भी स्मेल आ रही है। फिर मैंने फोर्थ में किया, अभी भी स्मेल आ रही है, फ्रेगरेंस अभी भी आ रही है। मतलब कि जो डिटॉल के पार्टिकल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि वो टूटते जा रहे हैं, चाहे थोड़े से हैं। अगर एक पार्टिकल है मान लो तो एक पार्टिकल टूटे जा रहा है, छोटे छोटे और पार्टिकल्स में, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में वो डिवाइड कर रहा है खुद से, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने कुछ पार्टिकल्स के बारे में देखा, राइट। अब आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, मैटर के पार्टिकल्स भी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो क्या हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैंने ग्लास में शुगर ऐड करी तो वाटर पार्टिकल्स के स्पेसिस में शुगर पार्टिकल्स चले गए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था जिसमें शुगर पार्टिकल्स चले गए, ठीक है। मतलब दे हैव स्पेस बिटवीन देम। आप कुछ भी ऐड कर लो, आप सॉल्ट ऐड कर दो, KMnO4 ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो, लेवल ऑफ वाटर बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स के स्पेस में शुगर पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल या पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स चले गए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट दे हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा आता है, अगर मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, मेरे पास रेड इंक है और मैंने 10 ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक वाटर में डाल दिए, बीकर में जो वाटर था उसमें 10 रेड ड्रॉप्स डाल दिए, लेकिन कहाँ डाले, बीच में नहीं डाले, कॉर्नर में डाले। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन बिकम रेड, पूरा सॉल्यूशन ही रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल खुद मूव कर रहे थे, मैंने तो हिलाया नहीं ना मिक्स किया, लेकिन बाद में पूरा वाटर ही क्या हो गया, रेड हो गया। एक और चीज़ है, तो क्या आप घर पे पूजा पाठ करते हो, अगरबत्ती तो जलाई होगी कभी। तो अगरबत्ती जो होती है या इंसेंस स्टिक मैं जिसको बोल सकती हूँ, अगर आप उसको कहीं कभी जलाते हो तो उसकी जो स्मेल है, जो फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम में आती है, राइट, खुशबू पूरे रूम में हो जाती है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसके, जो फ्रेगरेंस के पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, राइट। तो इससे हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, राइट। अब मूव करते हैं, ये बात तो मैम हम समझ गए कि पार्टिकल मूव करते हैं। परफ्यूम लगाया है, परफ्यूम, अगर आप कभी परफ्यूम लगाओगे रूम में तो पूरे रूम में परफ्यूम की खुशबू, फ्रेगरेंस आ जाती है, राइट। तो मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है मैम, परफ्यूम से भी समझ आ गया कि पार्टिकल मूव करते हैं। अब मैम आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, पार्टिकल्स हॉट वाटर में फास्ट मूव करते हैं या कोल्ड वाटर में फास्ट मूव करते हैं? तो इसका राइट आंसर है हॉट वाटर। अगर पानी गर्म होगा तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को एनर्जी मिलेगी, वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, वो मूव करेगा, ठीक है। मतलब हॉट वाटर से टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है और वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जिस वजह से पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। जबकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर तो नहीं है ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो पार्टिकल मूव नहीं करते, स्लो, ठीक है। जैसे कि अगर आप खाना खाते हो, खाना खाने से एनर्जी मिलती है, खाना खाने से एनर्जी मिलती है। छोटे बच्चे खाना खाने के बाद टिक के बैठते हैं, वैसे तो वो पहले भी टिक के नहीं बैठते, लेकिन खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा। वैसे ही पार्टिकल्स को टेम्परेचर से एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड दे मूव फास्टर एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है पार्टिकल्स मूव फास्ट इन हॉट वाटर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। सो इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, कौन सी एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, भूलना नहीं इसको। तीसरी चीज़ है, तो अब मैं बोल रही हूँ कि मैटर पार्टिकल्स का बना है और हर चीज़ मैटर की बनी है, राइट। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली उनके बीच में कुछ तो है जिससे वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, पार्टिकल्स स्ट्रांगली हेल्ड हैं, राइट। वो जो फोर्स है जो उनको स्ट्रांगली एक दूसरे के पास रख रही है, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होंगे, मतलब उनको दूर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में किस में पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली हेल्ड होते हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होती है? सो इसका राइट आंसर है सॉलिड। सॉलिड वही चीज़ होती है जो हार्ड होती है। हार्ड कब होगी, जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत क्लोज हैं, ठीक है, तभी दूर करना मुश्किल है, तभी वो चीज़ हार्ड है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, तभी तो पार्टिकल दूर दूर मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बहुत ज़रूरी है। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर किन किन फॉर्म्स में दिखता है हमें। तो मैंने बोला आपके आसपास हर चीज़ मैटर है, ठीक है। तो आपके पास हर चीज़ कैसी कैसी होती है, या तो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या गैस होगी, ठीक है। सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। आपके आसपास ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस इन्हीं का ही डिफरेंस हमने समझना है अभी कि होता क्या है। तो सॉलिड करते हैं पहले। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में अभी टेबल इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन कर लिया, वेरी नाइस। क्या टेबल की एक डेफिनेट शेप है, मतलब फिक्स्ड शेप है, जितना उसका सेंटीमीटर हाइट, ब्रेड्थ या लेंथ जितनी भी है, फिक्स है? अगर आप उसको रूम के कहीं और जगह रख रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो, उतना ही स्पेस घेर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसका शेप चेंज हो जा रही है या सेंटीमीटर इधर उधर कम हो जा रहे हैं, नहीं होता।
उसकी शेप जैसी है वैसी रहेगी। जितना वॉल्यूम, जितना स्पेस वो ले रहा है उतना ही स्पेस लेगा, चाहे मैं जहाँ भी उसको रख लूँ। ठीक है, तो यही होता है सॉलिड। एक्चुअली सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि फर्स्ट है रबर बैंड जो गर्ल्स यूज़ करती हैं, शुगर एंड स्पंज, 3 एग्जाम्पल्स हैं। रबर बैंड स्टार्ट करते हैं। रबर बैंड, जब तक मैं रबर बैंड पर बाहर की तरफ फोर्स ना लगाऊं तब तक उसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर मैंने रबर बैंड को खींचा तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। पर मैम आपने तो बोला कि सॉलिड की शेप फिक्स होती है, तो उसकी शेप कैसे चेंज हो गई? वो भी तो सॉलिड की ही फॉर्म है। हाँ, सॉलिड दे कैन चेंज शेप अंडर प्रेशर ओनली। जब तक हम प्रेशर या फोर्स नहीं लगाते एक्सटर्नल, तब तक आपका सॉलिड शेप चेंज नहीं कर सकता। सेम विद शुगर। अगर मैं शुगर पार्टिकल लूँ, मान लो कि आपके पास थोड़ा बड़ा पार्टिकल है, तो आप कहीं भी उसको रखो वो उतना ही स्पेस लेगा, लेकिन जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि सॉलिड अपनी शेप चेंज करते हैं, लेकिन कब? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या प्रेशराइज्ड करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तीसरा है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज को जब भी प्रेस करते हैं हम तो वो छोटा हो जाता है, उसमें एयर स्पेसेस होते हैं और वो छोटा हो जाता है। मीन्स सॉलिड कैन चेंज शेप। क्लियर है? क्लियर है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो शेप तभी चेंज करेंगे जब प्रेशराइज्ड होंगे या प्रेशर लगाएंगे हम उनके ऊपर। ठीक है, अब आता है लिक्विड। तो लिक्विड में जनरली हम क्या सोचते हैं? लिक्विड जब भी आया वाटर। तो चलो वाटर से समझते हैं। सपोज़ करो कि मेरे पास एक ग्लास है, एक बड़ा कंटेनर है और एक अर्दन पॉट है। ठीक है, घड़ा है मेरे पास। तो अगर मैं 60 ml वाटर ले रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उसको, चाहे मैं उसको ग्लास में डालूँ, कंटेनर में डालूँ या फिर मैं अर्दन पॉट में डालूँ, तो वो सबकी शेप ऑक्यूपाई कर रहा है ना। जिसमें भी डाला उसकी शेप ले ली। मतलब कि लिक्विड की फिक्स्ड शेप तो नहीं होती। ठीक है, मतलब वो किसकी शेप ऑक्यूपाई करते हैं? दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, लेकिन चलो शेप तो चेंज हो गई, लेकिन 60 ml वाटर लिया था, कंटेनर चेंज करने से वाटर का लेवल तो नहीं कम ज़्यादा हुआ? नहीं, वाटर उतना ही रहा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फिक्स रहा। ठीक है, तो लिक्विड यही होता है, हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। आप अभी हम शुगर को तो वाटर में सब डिज़ोल्व करते हैं, राइट? तो शुगर तो सॉलिड है, मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में आराम से डिज़ोल्व कर सकते हैं, राइट? शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, मतलब घोल सकते हैं, वो घुल जाएगी। क्या गैस भी वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं? अब कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई कि गैस को भी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं कभी। तो बच्चों, जो आप सी एनिमल्स देखते हो या वाटर एनिमल्स होते हैं हमारे, फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स जो भी होते हैं, तो वो भी तो, उनको भी तो सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है। वाटर मीन्स लिक्विड, लिक्विड में क्या है? ऑक्सीजन है, मतलब लिक्विड में गैस है। तो गैस भी तो डिज़ोल्व्ड है, घुल गई गैस लिक्विड में, मतलब वी कैन डिज़ोल्व सॉलिड एंड गैस इनटू द लिक्विड, इन द लिक्विड। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं गैस की। तो गैस ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप परफ्यूम लगा रहे हो कॉर्नर में, तो परफ्यूम लगा रहे हो कॉर्नर में, खुशबू हर जगह आती है, तो इतना तो फिक्स है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब इसकी फिक्स्ड शेप तो है ही नहीं। वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है,
पूरा कमरा, अगर कमरे में हो तो पूरा कमरा घेर लेगी, अगर बाहर हो कहीं तो पूरा बाहर उसकी फ्रेगरेंस आएगी, राइट। बट इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा गैस को आप छोटे से सिलेंडर में या छोटे से कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब गैस को अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करो लो टेम्परेचर पे, तो आप उसको स्मॉल सिलेंडर्स में भी स्टोर कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। आप जब सिलेंडर को चेक करते हो कि ख़त्म हो गया, तो आप उसको हिलाते हो तो वॉइस आती है वाटर की, लेकिन जब गैस ऑन करते हो, प्लग ऑन करते हो गैस का, तो तब तो गैस निकल रही होती है। मीन्स एलपीजी सिलेंडर में जो गैस है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में और लो टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन गैस है, मतलब हम ऑक्सीजन को अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करें, ये हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं आराम से। बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को छोटे से सिलेंडर में भी स्टोर किया जा सकता है। अगेन सीएनजी व्हीकल्स जो आज चल रहे हैं, ऑटोज़, ये सब जो आजकल चल रहा है, ये सब सीएनजी व्हीकल्स, इनमें भी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, विच इज़ कॉम्प्रेस्ड मीन्स कॉम्प्रेस किया गया है, नाम में ही है, ठीक है। ये हाईली कॉम्प्रेसिबल गैसेस होती हैं। तो यही थी स्टेट्स ऑफ मैटर। अब करते हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पर वो आइस, वाटर और वाटर वेपर से लिया है, ठीक है। ये तीनों वाटर की ही फॉर्म्स है, ठीक है। वाटर को आप आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर को आप गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। मीन्स वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। रिजिड मीन्स हार्ड, ठीक है। तो हार्ड ऑब्वियसली, लिक्विड थोड़ी ना हार्ड होता है, पानी कभी हार्ड होता है, वाटर हार्ड होता है, कभी नहीं होता। क्या गैस हार्ड होती है? नहीं होती। हार्ड क्या होता है? सॉलिड हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? बिकॉज उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। पार्टिकल जितना साथ रहेंगे वो उतने ज़्यादा हार्ड शेप होगी, ठीक है। सेकंड इज सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप एंड गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप। अब हमने लास्ट एग्जांपल यही किया फिक्स्ड शेप का, कि सॉलिड की शेप फिक्स रहती है, चाहे मैं उसको किसी भी कंटेनर में रख दूँ, जहाँ मर्जी रख दूँ। टेबल से मैंने इसका एग्जांपल दिया था अभी। वाटर की शेप चेंज हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर। गैसेस की भी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर छोटा सा एरिया है तो गैस वो पूरा एरिया ले लेगी, अगर बड़ा हॉल है तो गैस पूरे हॉल में गैस अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। तो उसकी कोई फिक्स्ड शेप तो है नहीं। तीसरी बात आई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। सही बात है। जो आइस है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जितनी भी है उतनी रहेगी, चाहे मैं उसको जहाँ भी रखूँ। वाटर का भी अगर मैं 60 ml वाटर ले रही थी, किसी भी कंटेनर में डालूँ 60 ml ही रहेगा। लेकिन गैस को मैंने आपको बताया कि अगर मैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखूँ तो मैं उसको किसी भी कंटेनर में, चाहे वो कंटेनर बड़ा हो या छोटा हो, मैं उसमें उसको स्टोर कर सकती हूँ आराम से, ठीक है। तीसरी बात आई नेक्स्ट है नॉट कॉम्प्रेसिबल। सॉलिड्स आर नॉट कॉम्प्रेसिबल, लिक्विड्स नॉट ईजिली कॉम्प्रेसिबल एंड गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। ऑब्वियसली
अच्छा, इसमें एग्जांपल लेते हैं आयरन का। आयरन को आप प्रेस करना और उसको पतला करने की कोशिश करना, हाथ से करना ट्राई, नहीं होगा ना, क्योंकि वो बहुत हार्ड है, दैट्स वाई नॉट कॉम्प्रेसिबल। लिक्विड, लिक्विड भी ज़्यादा इसलिए हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते एक तरह से, ये भी नॉट कॉम्प्रेसिबल में ही आता है। गैसेस, गैसेस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इसी वजह से तो जो कंटेनर्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस ऐड करी जाती है, ठीक है। अब बात आती है सॉलिड्स डज नॉट फ्लो ईजिली, लिक्विड फ्लोज ईजिली एंड गैसेस फ्लोज ईजिली। सही बात है। फ्लो कौन करेगा, फ्लो कौन करेगा? जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम होगी, जितनी कम होएगी पार्टिकल उतना दूर दूर जाएंगे, मीन्स ज़्यादा फ्लो करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड में तो फोर्स बहुत होती है पार्टिकल्स में, तो वो तो कभी फ्लो नहीं करता। तो हाँ, आपका टेबल या चेयर कभी फ्लो करती है? नहीं करती। लिक्विड तो फ्लो करता है, कई बार वाटर गिरा होगा। सपोज़ कि आप ये नॉर्मल चीज़ है, पानी बॉटल कई बार गिरती है, ठीक है। तो बॉटल कई बार गिरने से वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है ना, मीन्स लिक्विड तो फ्लो करता है और इजीली करता है, ठीक है। थर्ड इज़ गैस, गैस भी फ्लो करती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पूजा पाठ करते हो, अगरबत्ती जलाते हो, तो उसकी फ्रेगरेंस सारे रूम में आ जाती है, मीन्स पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, गैस फ्लो करती है। अब ये लास्ट जो है, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है कि द सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स, या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। लिक्विड्स ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग, बट सॉलिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स उसमें भी हेल्ड होते हैं, लेकिन गैसेस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ आया हो, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड स्किप कीजिए बैक और देखिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं विच इज़ रेट ऑफ डिफ्यूज़न। होप सो कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब करते हैं डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो ये डिफ्यूज़न क्या है? अब ये क्या चीज़ आ गई? तो घबराने की बात नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ है, ये अभी जितना भी मैंने बताया ये उसमें भी आता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि लिक्विड मूव करता है, गैसेस मूव करती हैं, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ये जो मूवमेंट हो रही है, आपने परफ्यूम लगाया, पूरे कमरे में उसकी, पूरे रूम में उसकी फ्रेगरेंस आ गई, ये जो मूवमेंट है ना पार्टिकल्स की, यही मूवमेंट को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो मूवमेंट की जगह आप डिफ्यूज़न वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही पार्टिकल्स की मूवमेंट जो कि बिना प्रेशर के हम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हमने गैसेस को परफ्यूम लगाया और ज़बरदस्ती भेजा कि अब उस वाले कॉर्नर पे गैस वहाँ जाओ, प्रेशराइज तो नहीं किया, गैस खुद मूव कर रही है, किसी से ना सुन रही है ना किसी से बोल रही है, मूव करी जा रही है, राइट। तो इसी मूवमेंट को डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। सपोज़ और अच्छे से समझाती हूँ, जैसे कि टॉप हील है, ठीक है, और नीचे ग्राउंड है। तो टॉप हील से कोई रॉक आ रही है, तो टॉप हील से रॉक खुद आ रही है नीचे, ऐसा तो है नहीं कि बीच में आपको कोई फोर्स लगानी पड़ रही है कि अब नीचे जा, ऐसा तो है नहीं। अगर आपने ऊपर रख दिया, अगर आपने टॉप लेवल पे बॉल रख दी, तो वो खुद नीचे को मूव करेगी विदाउट एनी फोर्स, आपको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं नीचे से ऊपर लेके जाने की, अब गाड़ी ऊपर से नीचे आने में उतना टाइम नहीं लगता जितना नीचे से ऊपर लेके जाने में लगता है, ठीक है। अगर आप गाड़ी को या बॉल को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो आप फोर्स लगानी पड़ रही है,
ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डिफ्यूज़न में क्या था, फोर्स तो हम नहीं लगाते, गैसेस तो खुद मूव कर रही हैं। तो यहीं से ये चीज़ आती है डिफ्यूज़न की डेफिनेशन। बहुत इजी है। सपोज़ करो कि जो मैं टॉप टॉप हील बोल रही थी उसको, वो है हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने कॉर्नर में परफ्यूम लगाया तो कॉर्नर में तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन पूरे रूम, बाकी रूम तो खाली पड़ा है, तो पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं। यही मूवमेंट, यस, दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न. So what is diffusion? The movement of substance from region of high concentration to low concentration without any external force or without any pressure, right? मतलब पार्टिकल, जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तभी तो आप कॉर्नर में परफ्यूम लगाते हो, लेकिन पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर खाली स्पेस है, ओपन स्पेस है, वहाँ पर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, राइट। मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो वापस से वीडियो एक बार स्किप कर लीजिए, बिकॉज डिफ्यूज़न एक जस्ट मूवमेंट है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, जहाँ ज़्यादा पार्टिकल हैं वहाँ से कम पार्टिकल की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब ये मूवमेंट जो डिफ्यूज़न है किस में ज़्यादा हो रही थी, इसका आंसर आप बताओ। ज़्यादा डिफ्यूज़न कहाँ हो रही थी, गैसेस में। यस, गैसेस में ज़्यादा डिफ्यूज़न होती है, ज़्यादा मूवमेंट होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर सॉलिड में होती है। और इसका रीज़न एक ही है, विच इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा है, डिफ्यूज़न या मूवमेंट उतनी कम है, राइट। तो फिर इसका मतलब ये है कि सॉलिड में डिफ्यूज़न नेग्लिजिबल है, मतलब कभी नहीं होती, और गैसेस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, मीन सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होती है, ठीक है। क्लियर है, होप सो क्लियर है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको ये जानने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि हम ये जो स्टेट्स हैं इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड को हम लिक्विड में और लिक्विड को गैसेस में चेंज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे, तो कैसे का एग्जाम्पल बहुत इजी है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आपके घर में आइस होती है, आइस से वाटर बन जाता है, ठीक है, और वाटर को अगर आप बॉईल करते हो तो वाटर वेपर्स मतलब गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि मैटर की स्टेट में चेंज हो सकता है, राइट। तो ये बहुत इजी है कि सॉलिड को जब भी हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को जब भी हीट करेंगे तो वो वेपर्स या गैसेस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेम एज अगर हम गैसेस को कंडेंस करें या कूल करें तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को, वाटर को अगर आप कूल करते हो, मीन्स आप फ्रिज में रखते हो, तो वो सॉलिड या आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो इजी था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो है इनकी चेंज का नेमिंग क्या है। जैसे कि हमने बोला कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा, तो सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज हो रही है। दैट चेंज of solid into liquid is called fusion. The change of liquid into gas is called vaporization. The change of gas into solid is called deposition. Same as the change of liquid into solid is called solidification. The change of solid into gas is called sublimation, and the change of gas into liquid is called condensation. तो ये तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आप अच्छा यहाँ पर आप फ्यूज़न को मेल्टिंग भी बोल सकते हो। फ्यूज़न और मेल्टिंग एक ही चीज़ है। तो हम ये स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बहुत बार बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या होता है, कि उनको ये कंफ्यूजिंग लगता है। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, ये बहुत इजी है।
मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने ध्यान से एक एक वर्ड सुना तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेटेंट हीट को हम हिडन हीट बोलते हैं। हिडन मतलब छुपी हुई, यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है। तो मान लो कि आपके पास एक बीकर है, बीकर को आप नीचे से हीट कर रहे हो और आप उसमें आइस क्यूब्स डाल रहे हो, ठीक है। कंडीशन ये है कि जब आप आइस क्यूब डाल रहे होने तो साथ में थर्मामीटर भी होना चाहिए, ठीक है। अब आपने हीट किया और टेम्परेचर नोट किया, तो टेम्परेचर दिखा रहा है थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब काफ़ी देर हो गई, आइस तो अभी भी रह गई बीकर में, अभी थोड़ी सी आइस बाकी है, लेकिन टेम्परेचर तो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि टेम्परेचर कब राइज़ करना स्टार्ट हुआ, कब चेंज होना स्टार्ट हुआ, जब पूरी की पूरी आइस ही मेल्ट हो गई। मतलब जब तक आइस मेल्ट नहीं हो रही थी, जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है तब स्टार्ट करा टेम्परेचर इंक्रीज़ होना। अब क्वेश्चन ये आया कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा, वाई टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो इसका आंसर ये है, बिकॉज द हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग फ्यूज़न, so no rise in temperature. Heat energy absorbed to break strong bond of solid, so temperature remain constant. मतलब ये क्लियर सी बात ये है कि जब आपने फ्यूज़न प्रोसेस किया, फ्यूज़न में क्या बताया मैंने अभी, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। आइस से वाटर बना रहे हो ना हीट करके, थर्मामीटर लगाया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है। तो जो हम हीट दे रहे हैं नीचे से ना फ्यूज़न में, तो उससे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा था, क्योंकि जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं ना, वो आइस के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करने के लिए वो वहाँ लग रही है, ठीक है। क्योंकि आइस से वाटर बनेगा, तो आइस में जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट चाहिए, तो वो हीट जो आप दे रहे हो वही लेटेंट हीट है। मतलब वो हीट जा रही है उसमें, लेकिन आइस के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस वजह से टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है, ठीक है। The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is latent heat of fusion. ठीक है, तो ये तो क्लियर हो चुका है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब है कि फ्यूज़न जब हो रहा है, सॉलिड से जब वाटर बन रहा है, तो सॉलिड के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो वहाँ अब्जॉर्ब हो रही है, दैट्स वाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, मैंने वही बीकर लिया है, अब आइस अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब मैं देख रही हूँ जब आइस प्रॉपर मेल्ट हो गई तो अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से मेरा 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। 30 डिग्री से वो 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, 70 से वो 100 हो गया, और अब 100 ही जा रहा है, अब 100 के बाद इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फिर से दिमाग में क्या आ गया कि अब यहाँ पर हीट एनर्जी हिडन है, यहाँ पर हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर हम क्लियरली ये बोल सकते हैं, वी फाउंड दैट ऑन हीटिंग लिक्विड टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग बट अगेन रिमेन कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल द लिक्विड नॉट चेंज्ड कम्प्लीटली इनटू स्टीम। ये 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट तब तक ही रहा जब तक जो वाटर था वो प्रॉपरली स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं हो गया, ठीक है। जब वो प्रॉपर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा खुद ही, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि वाई कांस्टेंट, बिकॉज जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है अभी, दैट इज़ यूज टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लिक्विड, राइट। इसलिए लिक्विड
से जो वेपर्स बनने की प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन, और उसी लेटेंट हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो इसकी डेफिनेशन ऐसे आती है, द हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लास्ट बार मैं बता देती हूँ एक बार, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। जब आप वाटर से स्टीम बना रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा कि एक टाइम के बाद 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इंक्रीज़ नहीं हुआ। कब तक इंक्रीज़ नहीं हुआ? जब तक वाटर प्रॉपर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो यहाँ से क्योंकि वो कांस्टेंट था, मतलब कुछ एनर्जी नहीं जा रही उसमें, तो वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है वाटर के या फिर लिक्विड के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अगर उसका बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो गैसियस स्टेट या स्टीम या वेपर स्टेट आएगी, राइट? ओके, तो अब आती है टेम्परेचर कन्वर्जन्स, मतलब टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी हैव 3 स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। फर्स्ट इज़ केल्विन, सेकंड इज़ सेल्सियस, थर्ड इज़ फ़ारेनहाइट। आपके सिलेबस में सिर्फ केल्विन टू सेल्सियस या सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्जन ही है, तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको इसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करवाऊंगी तो उसमें भी वो क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में निकालना हो तो आप +273.15 करेंगे। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है और सेल्सियस में निकालना है तो -273.15 करेंगे। अब आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बहुत इजी है। इवेपोरेशन को वेपराइजेशन से कंपेयर मत करना। इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड अभी अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा भी नहीं, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस अभी पहुंचा ही नहीं टेम्परेचर, वो उससे पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो गया, इस चीज़ को इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, देयर आर सम चेंजेस इन द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विच टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अभी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं, लेकिन वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अगर समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल है आपका, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड इन समर्स। ऑब्वियसली अगर आप छत पे अगर घड़े में या फिर छत पे अगर आप बाउल में वाटर रखते हो तो वो जब शाम को देखोगे तो वाटर की लेवल डाउन हो चुकी होगी, कम हो चुका होगा, मतलब वाटर इवेपोरेट किया। दूसरी चीज़, वेट क्लोथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं ना, तो गीले कपड़े सूख जाते हैं जल्दी, मतलब वाटर को एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं चाहिए होता। कई बार बहुत सारी सिचुएशंस में वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर below its boiling point which is 100 डिग्री सेल्सियस is called evaporation। तो हो गया क्लियर, बस यही था। अब आते ही evaporation किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स। सो वी हैव 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप जब मम्मा घर पे कपड़े धोते हैं तो क्या वो सब कपड़ों को इकट्ठा झुंड में सुखाते हैं या फिर बिखेर बिखेर के दूर दूर सुखाते हैं? दूर दूर सुखाते हैं ना, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना खोल के हम कपड़े को रखेंगे उतना वो इजीली इवेपोरेशन होगी और उतना इजीली सूखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल वी स्प्रेड आउट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप। सेकेंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से एग्जाम्पल है समर और विंटर। ठीक है, समर में क्या होता है, समर में इवेपोरेशन, अगर आप कपड़े सुखाओगे समर में और विंटर में, कहाँ कब ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं?
तो समर्स में सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर समर्स में ज़्यादा होता है। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा या फास्ट इवेपोरेशन होती है, जबकि विंटर्स में स्लो इवेपोरेशन होती है। ठीक है। थर्ड इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, हमारे एयर में जो वाटर वेपर्स का अमाउंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी इज़ हाई इन विंटर सीजन, इसी वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ठीक है। वट इज़ ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड इट इज़ हाई इन विंटर सीजन। देन फोर्थ इज़ विंड स्पीड। तो अगर एक नॉर्मल डे है और एक विंडी डे है, बहुत तेज़ हवा चली है, कपड़े मम्मा ने सुखाए, तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डे जो विंडी डे है तब कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, क्योंकि विंडी डे में इवेपोरेशन फास्ट होती है। सो इज़ी। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ पता चलने वाली है कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यही अगला टॉपिक है, हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर वाटर से वेपर बनेगा, इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग आती है। कूलिंग कैसे आएगी, तो सपोज़ कि मेरे पास एक बीकर है, मैंने उसमें 5 सेंटीमीटर लेवल तक वाटर फिल किया है। ठीक है। जब मैं रात को देखती हूँ और ये एक ओपन कंटेनर है, कोई कवर नहीं किया मैंने उसको, जब मैं नाइट में देखती हूँ तो उसका लेवल डाउन हो जाता है 3 सेंटीमीटर। तो ये कैसे हुआ, तो क्या होता है, जो पार्टिकल है ना लिक्विड के, वो सराउंडिंग से हीट गेन करते हैं या वार्म सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं। तो सराउंडिंग्स, अगर आप किसी चीज़ से एनर्जी लोगे तो वो तो खाली हो गया, तो खाली हो गया, अब एनर्जी ले ली मतलब हीट ले ली, तो वो ठंडा रहेगा। तो यही रीज़न है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। तो फिर सराउंडिंग को क्या हुआ, सो व्हाट हैपन्स टू द सराउंडिंग बिकम्स कूल या कोल्ड। ओके। अब एग्जाम्पल से और समझ आएगा। तो कभी अपने हाथ पे आपने एसीटोन फेंका है, एसीटोन लगाया है, तो जब भी आप एसीटोन की बॉटल से ड्रॉप अपने पाम में रख डालोगे ना, तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो ठंडा क्यों लगता है, वाई वी फील कूल, बिकॉज जो एसीटोन के पार्टिकल्स हैं वो हमारी पाम की जो वार्मथ है या एनर्जी है उसको ले लेते हैं। अब पाम की एनर्जी ले ली तो पाम क्या हो जाएगी, कूल। यही रीज़न है कि वेपोरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है। एक और एग्जांपल है रूफ़। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग समर्स में अपने छतों पे या रूफ़ पे वाटर फेंकते हैं। ठीक है, ताकि छत ठंडी हो जाए। तो छत ठंडी कैसे होगी पानी फेंकने से, तो पार्टिकल्स जो वाटर के हैं ना, वो रूफ़ की जो वार्मथ है या एनर्जी है उसको ले लेते हैं और इवेपोरेशन होती है। ठीक है। तो रूफ़ ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, रूफ़ बिकम कूल। अब थर्ड ये है सिंचन। सिंचन इज सेइंग हाई टू ऑल ऑफ यू। हाय सिंचन। तो सिंचन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है। सिंचन ये बोल रहा है कि सिंचन सिर्फ कॉटन क्लोथ्स ही पहनता है। अब इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है, सुनना ध्यान से। कॉटन इज़ अ गुड ऑब्जॉर्बर एंड ऑब्जॉर्व स्वेट। यस, समझ में हम यही बोलते हैं कि हमेशा कैसे पहनो, कॉटन क्लोथ्स पहनो। ठीक है, क्योंकि कॉटन एक गुड ऑब्जॉर्बर होता है जो स्वेट को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, स्वेट को ऑब्जॉर्ब करेगा तो बाहर की तरफ निकालेगा, मतलब सराउंडिंग की तरफ निकालेगा। और हमारी बॉडी हीटेड होती है, तो जब बॉडी हीटेड होगी तो स्वेट के जो मॉल पार्टिकल्स हैं ना, वो हमारी बॉडी से हीट लेंगे और इवेपोरेशन होगी। तो इवेपोरेशन होगी तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। यही रीज़न है, द हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम बॉडी एंड स्वेट एक्सपोज टू एटमोसफियर, सो फील कूल। तो अब आता है ग्लास वाला एग्जाम्पल। तो ग्लास वाले एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं ये, अच्छा देखो, आपने कभी ऑब्वियसली आइस क्यूब्स वाला जूस या आइस क्यूब वाला लेमन जूस पिया होगा। ठीक है, जब आइस क्यूब्स डालते हैं ना उसमें ठंडा होता है बहुत,
तो थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको रखो तो वाटर ग्लास के बाहर भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, ग्लास के बाहर भी वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ रहे हैं? क्या आपका ग्लास लीक कर रहा है? नहीं, वो लीक नहीं कर रहा। एक्चुअली हमारे एयर में क्या होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, ठीक है, जिसको मैंने बोला था ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो बस यही चीज़ है, जो एयर में वाटर वेपर्स होते हैं ना, वो उस कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, और क्योंकि एयर वार्म है तो वो वार्म अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं और वहाँ पर ड्रॉप्स की फॉर्म में स्टिक हो जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास लूजेस एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यह मैंने ड्रॉ भी किया है, जैसे कि एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं और ये ग्लास है मेरा कोल्ड वाटर का, ठीक है। जब वाटर वेपर इस कांटेक्ट में आएंगे तो वह एनर्जी लूज़ करेंगे और कोल्ड ग्लास के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। दे लूजेस एनर्जी एंड चेंजेस टू ड्रॉप ऑन ग्लास सरफेस। तो यही था आपका लास्ट टॉपिक। अब बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक है विच इज़ मोर टू नो, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए, विच इज़ फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। सो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। सो आप मुझे बताओगे व्हाट आर द 3 अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना। सो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सो प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस होती है। इट इज़ सुपर एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। It glows with specific color of the gas, and its examples are neon sign bulbs, fluorescent tube. तो ये जस्ट एक याद करने का है कि प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस होती है। सुपर एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर का मतलब ये है कि इसको बहुत ज़्यादा ही हीट किया जाता है, ठीक है। सुपर एनर्जेटिक मीन्स बहुत ज़्यादा हीटेड स्टेट होती है, ठीक है। ओके, देन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट विच इज़ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये प्लाज्मा कैसी थी, बहुत ज़्यादा हीटेड थी। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ये बहुत ज़्यादा कूल्ड स्टेट है। स्टेट ऑफ मैटर फाउंड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। लो डेंसिटी वाली गैस, फॉर एग्जांपल हीलियम। हीलियम को अगर आप बहुत ज़्यादा कूल करते हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, तो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर बनेगी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कूलिंग अ गैस टू सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर से के नियर बाय, ये सोच लो, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे या बहुत ही ज़्यादा लो या फिर कूल, सुपर कूल टेम्परेचर पे अगर आप उसको कूल करते हो तो कौन सी स्टेट बनेगी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये था आपका पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली विच इज़ चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो कुछ भी बुक से स्किप नहीं किया है, बुक का एक एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो लिया है, ठीक है, विद एग्जाम्पल बताया है। आई होप सो कि आपका कोई भी डाउट अभी नहीं रहा होगा। अगर इन केस कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो आप वापस से वीडियो को देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ब्रीफली और विद एग्जाम्पल करवाई है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।